नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और हम इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में वेयर हाउस के इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकारी जानेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचाऊंगा। हम इस वीडियो को सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या क्या जानकारी, आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके पास क्या क्या जानकारी होगी। तो पहली चीज़ होगी कि आप वेयर हाउस का इंश्योरेंस कराएं या नहीं कराएं। दूसरी चीज़ है कि आप कितने सम इंश्योर्ड का कराएं। तीसरी चीज़ है आपको क्या क्या कवरेज लेने चाहिए। चौथी चीज़ है आप ये वेयर हाउस का इंश्योरेंस कहाँ से, किस कंपनी से कराएं और कितनी प्रीमियम एक्सपेक्टेड रहती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव, मैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डीटीजी फिनसर्व। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम समय समय पर आपके लिए लेके आते हैं। पहली चीज़ है कि आपका वेयर हाउस एक बिल्डिंग नहीं, उसके अंदर स्टॉक एक सिर्फ स्टॉक नहीं, वो आपके बिजनेस का हार्ट है। इसीलिए अपने हार्ट का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अप्रैल 2025 चल रहा है और इस समय एमपी वेयर हाउसिंग की गाइडलाइन के हिसाब से सभी वेयर हाउस ओनर्स को इंश्योरेंस सबमिट करना जरूरी है, क्योंकि उनका स्टॉक भरने लगा है। और स्टॉक भरने के पूर्व या कुछ समय बाद भी जो भी गाइडलाइन दी गई है उनको अपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस सबमिट करना है। अब बहुत सारे वेयर हाउस ओनर्स के पास ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि कहाँ से वेयर हाउस इंश्योरेंस लें, किस कंपनी से लें, क्या क्या इसमें कवरेज लेना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें ऐसा इंश्योरेंस हम लें। तो अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि एक सर्कुलर भी जारी किया था एमपीडब्ल्यूसीएल ने कि भाई क्या क्या कवरेजेस आपको इस इंश्योरेंस में लेने हैं और किस प्रकार का इंश्योरेंस लेना है। और आपको हमेशा ये भी उन्होंने बोला था कि आपको रिलायबल कंपनी से लेना है। किसी भी जो थर्ड क्लास कंपनीज हैं, मैं किसी कंपनी को थर्ड क्लास तो नहीं कहूँगा, बट वो थर्ड क्लास कंपनी होती है जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशो कम रहता है बहुत ज़्यादा, जो क्लेम सेटल आराम से नहीं करते हैं, जिनकी देने की इच्छा नहीं रहती है क्लेम को। तो हमेशा आप जब भी वेयर हाउस का इंश्योरेंस कराते हैं आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि आपको सिर्फ रेपुटेड कंपनी से ही वेयर हाउस का इंश्योरेंस कराना है। तो आपको वेयर हाउस का इंश्योरेंस हमेशा रेपुटेड कंपनी से ही कराना है, जिनके क्लेम सेटलमेंट अच्छे हो और जो ब्रांडेड कंपनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि कुछ अच्छी कंपनीज के नाम हैं। आपका इफ्को टोक्यो कंपनी है, एचडीएफसी अर्गो कंपनी है, इसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनीज में जाएँ तो न्यू इंडिया कंपनी है। बाकी सब कंपनी भी अच्छी है, बट इनका क्लेम का प्रोसीजर बहुत स्लो है और ये काफ़ी टाइम लगाते हैं क्लेम सेटल करने में। तो जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है कि आप इतना टाइम क्यों लगाते हैं। और इस बार की आदतें करने से बीमा कंपनी की कस्टमर्स का उन बीमा कंपनियों से भरोसा उठता है। वो लोग सोचते हैं कि भाई हम बीमा क्यों कराएं जब इतना टाइम में हमें क्लेम मिलेगा, क्लेम मिल रहा है या कटौती हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अच्छी कंपनी से कराएं, रेपुटेड कंपनी से, जानी मानी कंपनी से कराएं। ये वेयर हाउस की एमपीडब्ल्यूसीएल ने गाइडलाइन भी निकाली है, तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद आ जाता है वेयर हाउस के इंश्योरेंस में कौन कौन से कवरेज रहते हैं। तो ये चीज़ आप जब भी कराते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। इसीलिए सिंपल करने के लिए आईआरडीआई ने, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो सारी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है, उनने एक गाइडलाइन बनाई है। इस टाइप के कंफ्यूजन रहते थे कि भाई ये कवरेज है, वो कवरेज है। आज से 1-1.5-2 साल पहले एसएफएसपी टाइप की पॉलिसीज चलती थी, जिनमें अपन कवरेज को मॉडिफाई कर सकते थे और किसी प्रकार की पॉलिसीज ले सकते थे, जिससे रेट कम ज़्यादा होते थे। तो मेजर इशू आता है वेयर हाउस ओनर्स के पास, जो उनके रेट का इशू रहता है कि रेट कम ज़्यादा हो जाते थे। जो भी बेचने वाली ब्रांच रहती थी, जो भी है प्रीमियम पर नेगोशिएशन करा तो कवरेज कम ज़्यादा करे। तो इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई जो क्लेम आया, पता चला वो कवरेज में जिस चीज़ का क्लेम आया वो उनका कवरेज ही नहीं ले रखा। तो इसी चीज़ को सिंपल करने के लिए आईआरडीआई ने फायर की पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उनको सिंपल लैंग्वेज में एक ही पॉलिसी में बनाया कि भैया एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। सूक्ष्म उद्यम या फिर आपकी लघु उद्यम जो पॉलिसी है, इनको स्टैंडर्डाइज करा गया और सभी बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया कि सारे कवरेजेस स्टैंडर्ड रहेंगे, उनमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी। इतने कवरेज है मिनिमम, वो तो आपको देने ही है फायर पॉलिसी में। इसके अलावा जो एडिशनल कवरेज है वो आप एज अ ऑप्शन दे सकते हैं, बट इतने कवरेज तो देना है जिससे कि जो बीमा धारक है उसके इंटरेस्ट जोपर्टाइज ना हो, यानी उसको क्लेम मिल सके। जो रेगुलर पेरिल्स हैं, जो रेगुलर वो हैं आपकी, वो उसको मिल सके, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बनाई। तो मैं आपको जानता हूँ क्या क्या कवरेज रहता है इस इंश्योरेंस। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या क्या कवर रहता है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि फायर एंड एलाइड पेरिल्स इसमें कवर रहती है, जिसमें आपका आग, एक्सप्लोजन, लाइटनिंग से होने वाले नुकसान का कवर। इसमें आप एसटीएफआई कवर भी इंक्लूड होता है, जिसमें आता है स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड, इनंडेशन मतलब पानी भर जाना। तो ये सब नेचुरल कैलेमिटी से होने वाला लॉसेस के प्रोटेक्शन के लिए कवरेज ऑलरेडी रहता है। इसके बाद इस इंश्योरेंस में जब भी आप लेते हैं, बर्गलरी एंड थेफ्ट का कवर रहता है। आपके वेयर हाउस में माल की चोरी हो जाती है या जबरदस्ती घुसकर सामान लूट लिया जाता है, तो इंश्योरेंस आपका जो लॉस है वो कवर करता है।
इस कवर में रैक्स, पैकेज्ड गुड्स, कार्टून सब इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद आ जाता है फिडेलिटी गारंटी कवर। ये एक ऑप्शनल कवर रहता है, इसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन MPWCL ने बोला है कि भाई इस कवर को भी लेना है। तो इससे क्या रहता है, आपके खुद के एम्प्लॉइज रहते हैं जो अगर फ्रॉड या चोरी करते हैं, जैसे स्टॉक मिसप्लेस करना या इंटेंशनली नुकसान पहुंचाना, तो ये उस लॉस के कवर को हैंडल करते हैं। स्पेशली उन वेयर हाउस के लिए जरूरी है जहां पे मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल स्टाफ्स रहते हैं कि भाई एक स्टाफ आया, दूसरा कुछ भी नुकसान हो जाता है तो बोलता है भैया उसकी ड्यूटी में हुआ, उसकी ड्यूटी में मैंने कुछ नहीं किया, और पता चला एक्चुअल कॉज हमें पता नहीं चलता है। तो ये जरूर लेना। इसके बाद आ जाता है, ये तो आपका हो गया बाहर का कवर। उसके बाद आ जाता है स्टॉक का इंश्योरेंस। स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, उसके अंदर भी ये सारी चीजें कवर रहती हैं। तो जब भी आप वेयर हाउस का रहता है वो कंबाइंड होकर रहता है। आपको बिल्डिंग का जो कवरेज है वो अलग से लेना पड़ेगा और स्टॉक का कवर लेकर अलग से लेना पड़ेगा। इन दोनों चीज के कॉम्बिनेशन से इंश्योरेंस है, तब आपका वेयर हाउस पूरी तरीके से इंश्योर्ड होगा। इसमें आपको एक पॉलिसी आपको अलग से वेयर हाउस की लेनी पड़ेगी, हालांकि दोनों साथ में भी हो जाती है, एक पॉलिसी में हो जाती है, उसमें कवर ऐड करवाना पड़ता है कि भाई बिल्डिंग का, स्टॉक का। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इसके बाद है आपका स्टॉक। मैंने बताया जैसा आपके वेयर हाउस में रखा फिनिश गुड, रॉ मटेरियल्स है, सेमी प्रोसेस्ड स्टॉक है, डैमेज हो जाए फायर, फ्लड या और किसी रिस्क से, तो ये कवर आपको फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट देता है। ठीक है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी होता है अगर ये एज एड ऑन है। और इसके बाद पब्लिक लाइबिलिटी, ये भी एज एड ऑन अवेलेबल रहता है, लेकिन ये इंक्लूडेड स्टैंडर्ड पॉलिसी में नहीं रहता, लेकिन एज एड ऑन रहता है अवेलेबल। अगर किसी थर्ड पार्टी जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया, विजिटर या डिलीवरी स्टाफ को आपके वेयर हाउस में इंजरी हो जाती है, तो ये कवर आपको लीगल और मेडिकल लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने मोटा मोटा, मैं जस्ट बेसिक चीज बता रहा हूं, डिटेल में आपको जानना है तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी, जो हमारी फीस है वो पे करके हमसे आप 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज बता दूं कि इंपॉर्टेंट अपडेट जो 1 जनवरी 2025 से आया है, जो सभी फायर पॉलिसीज पे अप्लाई होता है, वो है डिस्काउंटिंग। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका जैसे 10 करोड़ 15 करोड़ का स्टॉक था, पहले बहुत सस्ते रेट्स में हो जाया करता था, जैसे 3600, 4000, 3500, 3000 रुपये पर करोड़ के रेट से। सपोज 12 करोड़ का स्टॉक है तो उसका इंश्योरेंस हमेशा 36,000 37,000 के आसपास प्रीमियम में हो जाता है। लेकिन ये चैलेंज अभी आया है 1 जनवरी 2025 से, सभी कंपनीज ने मिलके, जो यूनाइटेड होके एक गाइडलाइन निकाली है, जो इनको गवर्नमेंट जो गाइडलाइन है, ये उनको IRDA ने ही निर्देश दिया है कि इस प्रकार की गाइडलाइन निकालो, क्योंकि इनकी क्लेम रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इनसे क्या है कि जो डिस्काउंटिंग देते थे, जो मैंने आपको रेट्स बताया, जैसे 12 करोड़ के स्टॉक पे 36,000 रुपये का हो जाता था, वो डिस्काउंटिंग के साथ था, जैसे उस पर 70-75% डिस्काउंटिंग ऑलरेडी प्रीमियम पे लगी थी। तो अब क्या करा है, जब भी आप 5 करोड़ से ऊपर का जो सम इंश्योर्ड कराते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो या स्टॉक हो, उसमें डिस्काउंटिंग जीरो हो गई है। तो इससे प्रीमियम में आपको लगभग 60-70% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इस कारण ये चिंता का विषय बन गया है बहुत वेयर हाउस ओनर्स के पास। हमारे भी 150 से ज़्यादा क्लाइंट्स है वेयर हाउस के, उनकी कंप्लेंट्स आ रही है कि भाई पिछली साल हमने प्रीमियम 36,000 दिया, इस साल आप 2.5 लाख मांग रहे हो, तो हम कैसे देंगे। तो इसमें अब किसी की गलती नहीं है सर, इसमें आपको ये चीज़ सोचना है कि ये कंपनी ने ही बना दी है। अब दूसरी चीज़ आती है कि अभी भी कई लोग हैं जो बोल रहे हैं हम इतने रेट से दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो इस झांसे में बिल्कुल भी ना आए। वहां पर आपके कवरेजेस से कंप्रोमाइज हुआ है, कवरेजेस कंप्रोमाइज किए हैं, क्योंकि सारी कंपनीज को स्ट्रिक्ट आपको ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको इनमें से कोई भी डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। कोई भी कंपनी, 35 से 40 इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो फायर कवरेज प्रोवाइड करती हैं, जो फायर पॉलिसीज़ हैं, जो स्टैंडर्ड फायर की पॉलिसीज़ हैं, वो प्रोवाइड करती हैं वेयर हाउस को और अदर सारी चीज़ों को। उन किसी में भी 5 करोड़ से ऊपर का अगर सम इंश्योर्ड लेते हैं तो डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए प्रीमियम में अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है। तो ये एक चिंता का विषय बन गया है। इससे भी सॉर्ट आउट करने के लिए कई लोग क्या करते हैं, इसमें जब भी कम का कवरेज दे रहे हैं तो इसमें फायर की पॉलिसी, उसमें STFI हटा देंगे, आपका बर्गलरी हटा देंगे, फिडिलिटी हटा देंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप की जो भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है रिस्क से, तो आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत करिए। इससे अच्छा है कि आप ना ही लें, एटलीस्ट उतना ही पैसा बचा लीजिए। अगर आपको पैसा ही बचाना है तो आप पूरा ही पैसा बचा लीजिए। थोड़ा बहुत पैसा बचा के आपको क्या फ़ायदा कि भाई आपका फायर है, आपको जो पानी भर गया, माल ख़राब हो गया, या किसी भी कारणवश माल ख़राब हो गया, बिल्डिंग गिर गई या किसी चीज़ से बिजली गिर गई, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण माल अगर ख़राब हो जाता है, आपको कवरेज ना मिल पाए, तो फिर आपको वो बीमा कराने से फ़ायदा ही क्या। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। एक चीज़ और वेयर हाउस ओनर्स ये कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं, जब बिल्डिंग का इंश्योरेंस जब भी कराते हैं तो वो क्या करते हैं, सपोज बिल्डिंग है उनकी 1 करोड़ का वेयर हाउस बनाया उन्होंने 5 साल पहले, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब 5 साल पहले आपने 1 करोड़ का बनाया था, सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए बता लूँ, 4 दीवारें हैं वेयर हाउस की, ठीक है, 4 दीवारों में 1 करोड़ रुपये खर्च हुआ, 4 दीवारों को बनाने में 1 करोड़ खर्च हुआ उनका,
और 25-25 लाख की एक दीवार है। अब दोस्तों, अब आज की कंडीशन में 5 साल बाद वही सेम वेयर हाउस बनाने में मुझे 1.5 करोड़ तक भी लग सकता है। मतलब एक्चुअली 1 करोड़ में वो वेयर हाउस नहीं बनेगा। तो जब भी आपको बिल्डिंग का सम इंश्योर्ड कराना रहता है तो आपको करंट वैल्यू से करना रहता है, क्योंकि ये हमेशा कवरेज रिइंबर्समेंट होता है रिस्टोरेशन बेसिस। सपोज आपकी एक दीवार गिर गई है 25 लाख की, तो अब वैसी ही दीवार बनाने में आपको कितना खर्चा होगा? 25 लाख की बनी थी इनिशियली, बट आज इसमें खर्चा 35 लाख होगा। तो आपको उसी हिसाब से करंट वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि आपको क्लेम उतना ही मिलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल सम इंश्योर्ड ही आपको डिस्क्लोज करना है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक्चुअल सम इंश्योर्ड डिस्क्लोज करना? क्योंकि इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल है, जो पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये इंश्योरेंस की प्रिंसिपल्स का पिलर है, इसको पिलर बोला जाता है। तो इसमें बोला जाता है कि आप जो बोल रहे हो, मैं वैल्यूएशन तो करने आ नहीं रहा हूं, मैं इंश्योरर हूं, मैं कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी में वैल्यू करने तो आ नहीं रहा हूं। आपने बोला 1 करोड़ की बिल्डिंग है, मैंने 1 करोड़ का कर दिया। अगर आपका डिक्लेरेशन गलत निकलता है तो वहां पे कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो आपको क्लेम दे। कंपनी सिरे से खारिज कर सकती है, आपने रॉन्ग डिक्लेरेशन करके, आपने गलत वैल्यू कर बता के मुझसे इंश्योरेंस लिया है। तो इसलिए पहला प्रिंसिपल है गुड फेथ वाला, जो मैं आप पे भरोसा करके बीमा दे रहा था आपको, वो पहले ही गलत हो जाता है। इसलिए कंपनी के पास पूरा अधिकार है कि वो आपका क्लेम सिरे से नकारा कर दें। तो दोस्तों, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हमें देखने को मिलती है, लोग कम सम इंश्योर्ड का कराते हैं, तो इस चीज़ से बचें। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपना एक्यूरेट सम इंश्योर्ड कंपनी को डिक्लेयर करें, उस हिसाब से इंश्योरेंस लें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि स्टॉक के वैल्यूएशन में, तो स्टॉक के वैल्यूएशन में हमेशा ये रहता है कि हजार्डस और नॉन हजार्डस कैटेगरी के 2 प्रकार के स्टॉक होते हैं। तो हजार्डस का प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, नॉन हजार्डस का कम रहता है, सेम बिल्डिंग में भी रहता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराएंगे तो उसमें ध्यान रखिए कि आपको हजार्डस स्टॉक रखना है या नॉन हजार्डस स्टॉक रखना है। तो अगर हजार्डस रखना है तो इसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा और स्टॉक का भी ज़्यादा होगा, और नॉन हजार्डस रखना है तो इसका भी कम होगा और इसका भी कम होगा, दोनों चीज़ का कम होगा। तो कई बार क्या रहता है कि हम नॉन हजार्डस में, हम लोग सोचते हैं प्रीमियम बचाने के लिए नॉन हजार्डस में वेयर हाउस का इंश्योरेंस करा लेते हैं बिल्डिंग का, और फिर स्टॉक हजार्डस रखते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को कैसे समझे कि जो कैटेगरी है, सपोज वीट हो गए और आपके चना हो गया, मसूर हो गई, ये प्रकार के नॉन हजार्डस में आते हैं। और इसके अलावा राइस पैडी हो गए, आपका मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स हो गए, सोयाबीन वगैरह हो गए, जो सीड्स ऑयल निकालते हैं जिनमें फायर रिस्क ज़्यादा है, वो हजार्डस कैटेगरी में आ गए। तो दोनों का प्रीमियम अलग अलग आता है, तो ये मिसमैच ना करें। अब अगर दूसरा ये आता है कि भाई मैं सिर्फ 500 क्विंटल ही सोयाबीन रख रहा हूँ, बाकी सब तो मेरा वीट रखा हुआ है, तो इसमें क्या रहता है, ऐसे केस में हमेशा हमें याद रखना है कि कंपनी 5% का अलाउंस देती है। यानी आप नॉन हजार्डस के केस में अगर 1 करोड़ का स्टॉक है तो उसमें 5 लाख रुपए तक का हजार्डस स्टॉक रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये आपको ये ध्यान रखना है, हजार्डस नॉन हजार्डस वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि हमसे भी बहुत सारे कस्टमर्स है निकले, जब भी वो प्रीमियम लेते हैं तो हमेशा पूछते भैया दोनों की प्रीमियम बता दो हजार्डस। तो भैया आपको पता होगा कि आपके वेयर हाउस में कौन सा वो रखा रहा है, स्टॉक रखा रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रीमियम, वही प्रीमियम हमसे लीजिए, या आपको लेना है तो किसी से भी प्रीमियम ले रहे हैं तो आप वही प्रीमियम लीजिए जिसका आपको 100% श्योरिटी है। और अगर थोड़ा भी डाउट है कि भाई मैं हजार्डस भी रख सकता हूँ, नॉन हजार्डस, तो वो डाउट को क्लियर करिए, तो हजार्डस कर लीजिए। ज़्यादा प्रीमियम दीजिए तो कंपनी क्लेम डिनाई नहीं कर सकते, कम देते हैं। D2G फिनसर्व में हम आपकी हेल्प करते हैं, आपसे 1-on-1 कंसल्टेशन करते हैं सही पॉलिसी चूज़ करने में। क्योंकि दोस्तों, पहले जैसी बात नहीं रही है कि पहले वेयर हाउस का प्रीमियम बहुत नेग्लेजिबल आता था, अभी जो प्रीमियम्स है बहुत ज़्यादा आ रही है। अब आप 1-1.5 लाख 2 लाख प्रीमियम दे के भी अगर आपको कवर ना मिल पाए, शांति से सो ना पाए, आपको हमेशा मन में डाउट लगा रहे कि यार मेरे स्टॉक को कुछ हो गया, ये हो गया, अब क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको बीमा कराने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए या तो आपको कराना है तो अच्छा कराइए, अदरवाइज बिल्कुल भी ना कराइए। हालांकि अब लीगल बाउंडेशन हो गई है आपकी कि जो MWCL में जमा करना है तो आपको कराना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो हम लोग से जो भी जुड़े हुए हैं कस्टमर, हम उनको एजुकेट करते हैं, और ये वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे हैं आप लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप इन सब चीज़ों से कंप्रोमाइज़ ना करें। इसके बाद मैं आ जाता हूँ आपके लिए अगली चीज़ बताने के लिए कि किस कंपनी से हमें प्रेफर करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि देखिए 2 प्रकार की कंपनीज कैटेगराइज हैं, एक गवर्नमेंट कंपनीज है, एक प्राइवेट कंपनीज है। तो गवर्नमेंट कंपनीज 4 कंपनीज हैं, जैसे यूनाइटेड हो गई, न्यू इंडिया हो गई, ओरिएंटल हो गई, नेशनल हो गई, ये 4 कंपनीज हैं। इसके बाद प्राइवेट में बहुत सारी कंपनीज हैं, इफ्को टोक्यो है, गो डिजिट है, ICICI है, आपका श्रीराम है, आपका चोलामंडलम है, बहुत सा फ्यूचर जनरली है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ये भी वेयर हाउस का इंश्योरेंस करती है। तो आपको हमेशा कंसल्ट करना है, हमेशा प्रीमियम बचाने के चक्कर में नहीं रहना है। बाद में दोस्तों जब भी क्लेम आता है, बीमा कंपनी बहुत परेशान करती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जितने डॉक्यूमेंट्स तो कभी होते भी नहीं है। तो ये चीज़ का आप
ध्यान रखें जब भी इंश्योरेंस कराएं अच्छी रेपुटेड कंपनी से कराएं। इनमें रेपुटेड कंपनी कराने से फायदा ये है कि दे हैव द इंटेंशन टू गिव यू द क्लेम। उनकी जो नीति है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी प्रीमियम है, जिन कंपनी के पास प्रीमियम ही नहीं आ रही है वो क्लेम देने में भी रो आनाकानी करती हैं। इसीलिए आपको ये ट्रैप से भी बचना है। तो अच्छी कंपनी से कराइए। आप अच्छी कंपनी में कराने के यही फायदे हैं कि उनके सर्वेयर्स है, सपोज आज आपका हुआ तो 1 से 2 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन, 1 दिन के अंदर आपका सर्वेयर अपॉइंट हो जाएगा, सर्वे कर जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है 4-5 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर देगा, 30 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यही अगर आप जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके आदमी नहीं है सब जगह अवेलेबल, तो वो क्या करेंगे, यही चीज़ को लटकाते लटकाते 30 दिन से 30 महीने खींच देते हैं दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि समय ऐसा निकल जाता है, आप बस सिर पटकते रह जाओगे अगली बार। सो देयर इज़ नो अगली बार इन लाइफ एक ही बार मिली है, हादसा एक ही बार होता है, उस हादसे से हमको बचना है, इसलिए हमेशा सही इंश्योरेंस को चुनना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वेयर हाउस या किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की प्रीमियम लेने के लिए या इंश्योरेंस करवाने के लिए आप हमेशा संपर्क करें। और कोई जानकारी लेना चाहिए, अगर आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में जानकारी, तो 1-on-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसका हमारा छोटा सा चार्ज रख रखा है, वो भी हमने इसलिए रख रखा है क्योंकि अननेसेसरी पर लोग हमें फ़ोन कर करके टाइम वेस्ट करते हैं। सो दोस्तों हमें अपने तो सही दूसरे की टाइम की भी वैल्यू करनी चाहिए, इसलिए हमने थोड़ी सी फीस रखी है। तो आप वो फीस जमा करके हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिर हमसे इंश्योरेंस लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।